Hello and welcome to my YouTube channel. Better late than never. Happy New Year to all my viewers. Since this is going to be my first video in this year, so I wish you all a happy new year and all healthy, happy life to come. Dear viewers, I have just finished common errors and now I am starting a very new branch, use of some typical words. In this segment, I would like to deal on these words hardly, scarcely, barely, and after that, no sooner did than, as soon as, and other typical words, use of much, more, little, a little, the little. These are very typical words and their use is something typical and difficult. Now let's come to this branch, use of hardly, scarcely and barely. इन तीनों का एक ही मीनिंग है मुश्किल से ही, मुश्किल से ही. तो इन तीनों वर्ड्स का कैसे यूज़ करते हैं, किन किन हालात में ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं, ये आप देखें. ये कन्वर्सेशनल इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं. हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली हैव निगेटिव मीनिंग. इनका निगेटिव मीनिंग होता है, नंबर 1 पॉइंट. नंबर 2, दे मीन, इनका मतलब सेंटेंस में ऑलमोस्ट नॉट, नहीं के करीब करीब, नहीं के बराबर. सर्टनली नॉट, यकीनन, नॉट के सेंस में, या नॉट ओनली जस्ट, इस सेंस में हार्डली, स्कैर्सली, बेयर यूज होते हैं. नंबर 3, ऑलवेज यूज एज पास्ट परफेक्ट फॉर्मेट. हमेशा पास्ट परफेक्ट फॉर्मेट का मतलब सब्जेक्ट हैड V3, आई हैड गॉन, सब्जेक्ट हैड V3, इस फॉर्मेट में इस्तेमाल होते हैं. नंबर 4, और इनकी क्या पहचान है, यूज टू इंडिकेट टू थिंग्स हैपन आफ्टर वन अनदर. जब एक चीज़ दूसरे चीज़ के बाद होगी तो इसका यूज़ हम करते हैं. ये चौथा पॉइंट हुआ. और इसमें सेंटेंस कनेक्टर क्या लगता है, व्हेन. व्हेन इज यूज टू कनेक्ट टू सेंटेंसेज, यही इसका सेंटेंस कनेक्टर है, या कंजंक्शन कह लीजिए. और नंबर 6 पॉइंट है, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली आर ऑलवेज यूज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. और सेंटेंस इन्हीं वर्ड से इस्तेमाल होता है. तो ये जानने के बाद कि ये सब तौर तरीके हैं, ये सब प्रोसीजर हैं जिससे ये हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली यूज़ होते हैं. अब इनका आप एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं देता हूँ जिसको आप ध्यान से सुने. हार्डली हैड आई इंटर्ड माई फार्म. मुश्किल से भी अभी हम अपने फार्म यानी खलिहान वगैरह में मैं पहुंचा था. व्हेन आई सा अ कोबरा, मैंने एक कोबरा देखा. तो 2 चीज़ मार्क करें, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट. सब्जेक्ट V2, ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ये पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में इस्तेमाल होता है. और एक चीज़ और मार्क करें कि हार्डली के बाद ही हैड आएगा, आई हार्डली आई हैड नहीं होगा, ये भी आप समझे आप. उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, हार्डली हैड माई फ्रेंड रीच टू द स्कूल व्हेन हिज फोन रैंग. अभी मुश्किल से ही मेरा दोस्त स्कूल पहुंचा ही था कि उसके फ़ोन की घंटी या फ़ोन रिंग होने लगा, बजने लगा. पास्ट परफेक्ट पहले, पास्ट इंडेफिनिट बाद में. बेयरली हैड मोहन पास ग्रेजुएशन. अभी मुश्किल से ही मोहन ने ग्रेजुएशन किया था कि व्हेन हिज फादर सेंट हिम फॉर सम जॉब, और आगे पढ़ाई नहीं करने दिया, उसको कहा कि अब तुम नौकरी पकड़ लो. मुश्किल से ही अभी मोहन ग्रेजुएशन किया था कि उसके फादर ने उसको नौकरी पर भेज दिया. और नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने सब वर्ड से सेंटेंस जानबूझकर बनाया है ताकि आपको ये कन्फ्यूजन नहीं हो कि यहाँ स्कैर्सली लगेगा कि नहीं, यहाँ बेयरली लगेगा कि नहीं.
तो यहाँ स्कैर्सली मीनिंग सेम है, स्कैर्सली हैड द चाइल्ड फिनिश्ड हिज होमवर्क। अभी मुश्किल से ही बच्चा अपना होमवर्क पूरा किया था कि बच्चे की क्या हुआ, व्हेन ही फेल अस्लीप, अभी पूरा करते करते वहीं लुढ़क गया यानी सो गया। ये कन्वर्सेशनल इंग्लिश में इस तरह के एक्सप्रेशंस बहुत यूज़ करते हैं कि मुश्किल से ही बच्चा अभी होमवर्क पूरा किया था कि उसको नींद आ गई। इस तरह के बहुत सारे एक्सप्रेशन बन सकते हैं इंग्लिश में। आप हिंदी में ट्रांसलेट लिख लें और इसको ट्रांसलेट करते चले जाएं, तो ये ट्रांसलेशन में भी आपको काम आएगा, कन्वर्सेशनल इंग्लिश में भी काम आएगा। हार्डली हैड द पुलिस सीन द थीफ, मुश्किल से ही अभी चोर पर पुलिस की नज़र पड़ी ही थी। व्हेन ही बिगैन ट्रेमलिंग, के चोर थर थर कांपने लगा। तो ये है यूज़ ऑफ हार्डली, स्कैर्सली एंड बेयरली। आई एम गोइंग टू गिव यू comprehensive knowledge on these typical words. In my next video, I will talk on no sooner did than or as soon as, and after that some other typical words. So I hope that you will not commit any mistake in the use of this expression कि मुश्किल से भी अभी मैं घर पहुंचा ही था कि बारिश शुरू हो गई, मैं ऑफिस पहुंचा ही था कि बारिश शुरू हो गई। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं वो आप आराम से बना सकते हैं। आई होप यू विल बी ग्रेटली बेनिफिटेड बाय दीज टॉपिक्स। डियर व्यूअर्स, दिस इज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो रादर इन दिस ईयर, एंड एज आई हैड टोल्ड यू दैट आई एम गोइंग टू teach some of the typical use of some typical words. In this connection, in my last video, I had talked on hardly, had, scarcely, barely. Now, this is the second phase or second part of this use of typical words. अब मैं आप लोगों को यहाँ से नो सूनर डिड का यूज़ सिखा रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने हार्डली, हैड, स्कैर्सली पर बात किया था और इसके बाद मैं एज सुन एज और इस तरह के बहुत से टिपिकल वर्ड्स जो कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में ज़्यादातर यूज़ होते हैं उनका हम यूज़ सिखलाएंगे। तो आइए हम आज नो सूनर डिड का इस्तेमाल सीखते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। ध्यान से सुने। नो सूनर इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज फॉलोड इमीडिएटली बाय अ वर्ब। नो सूनर हमेशा जब इस्तेमाल होता है तो उसके ठीक बाद कोई वर्ब आएगा। इट इज़ यूज टू शो दैट वन थिंग हैपेंस इमीडिएटली आफ्टर अनदर। इसमें दो घटनाएं होती हैं, एक घटना पहले होती है, दूसरी घटना बाद में होती है। तीसरा पॉइंट, व्हेन इट कम्स मीन्स नो सूनर। व्हेन इट कम्स एट द बिगिनिंग, जब ये सेंटेंस के शुरू में लगता है ऑफ ए सेंटेंस, द ऑक्सिलियरी कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। तो ऑक्सिलियरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। जैसे यहाँ देखें आप, नो सूनर, यहाँ शी सब्जेक्ट है, यहाँ द स्टूडेंट्स नाउन है, यहाँ द चाइल्ड नाउन है, और ये सब डिड, हैड, डज, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इनके पहले आते हैं, यानी सब्जेक्ट से पहले आते हैं। जनरली सेंटेंस में सब्जेक्ट, हैड, V3 का फॉर्मूला है, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी आते हैं। नो सूनर जब लगता है तो सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी आते हैं, ये आपको पॉइंट याद रखना है। नंबर 4, जनरली यूज टू इंडिकेट पास्ट टेंस। ज़्यादातर नो सूनर का यूज़ पास्ट टेंस में करते हैं, यानी सब्जेक्ट V2 में इस्तेमाल करते हैं। रेयरली प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है, रेयरली कर सकते हैं। हमने भी इसमें एग्जाम्पल दे दिया है
ताकि किसी को ये गलतफहमी नहीं हो कि हम पास्ट टेंस में ही बात कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस यूज़ होता ही नहीं है। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए मैंने भी एक एग्जाम्पल इसमें दिया है। 5वां पॉइंट है नो सूनर इंडिकेट्स फर्स्ट अकर्ड थिंग। ध्यान से समझे, नो सूनर, जैसा कि अभी पहले हमने कहा कि इसमें 2 चीज़ें घटनाएं होती हैं। तो एक घटना से पहले, फर्स्ट घटना से पहले नो सूनर लगता है, देन इंडिकेट्स सेकंड अकर्ड थिंग्स, और देन के बाद दूसरी घटना को हम यूज़ करते हैं। तो 2 घटनाएं होती हैं, फर्स्ट अकर्ड थिंग से पहले नो सूनर, देन के बाद सेकंड अकर्ड इंसिडेंट और थिंग, व्हाट एवर इट मे बी। अब आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखें आप, जैसा कि अभी हमने कहा इसमें इट इज़ यूज टू शो दैट वन थिंग हैपन्स इन इमीडिएटली आफ्टर अनदर एंड व्हेन इट कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस द ऑक्सिलरी कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। तो अब आप देखें, ये सी है, ये द स्टूडेंट्स हैं, द चाइल्ड है, इनके पहले ये ऑक्सिलरी लगा। यानी नो सूनर हैड शी फिनिश्ड हर स्पीच, जैसे ही उसने अपना स्पीच ख़त्म किया वैसे ही क्या हुआ, देन द लाइट वेंट ऑफ, कि बिजली चली गई। दोनों पास्ट इंडिफिनिट हैं, एक घटना पहले और दूसरी घटना बाद में। ठीक उसके बाद आप देखें, अब आप यहाँ पर एक चीज़ और नोट करें कि नो सूनर डिड ही खाली इसमें नहीं लग सकता है, नो सूनर हैड भी लगता है, और जब हैड लगेगा तभी हम देन लगाएंगे। और फिर यहाँ देखें, नो सूनर डिड द स्टूडेंट्स सी द टीचर देन दे रैन अवे, जैसे ही बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने टीचर को देखा वो भाग गए, वे भाग गए। तो ये नो सूनर डिड, और डिड जब यहाँ आया, अच्छा एक चीज़ और भी यहाँ पर नोट करें आप कि अगर इधर पास्ट टेंस है तो यहाँ भी पास्ट टेंस ही होगा, ये याद रखें। आगे बढ़ें, नंबर 3 एग्जाम्पल में, नो सूनर डज द चाइल्ड सी अदर चिल्ड्रेन देन इट बिकम्स प्लेफुल। हमने यहाँ जानबूझकर एक एग्जाम्पल दिया है। अभी आपने देखा यहाँ पर कि जनरली यूज इन पास्ट टेंस, ज़्यादातर सेंटेंस नो सूनर का पास्ट टेंस में होता है। कभी कभी हम प्रेजेंट इन डेफिनिट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो अगर करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, नो सूनर डज द चाइल्ड सी द अदर चिल्ड्रेन। बच्चा दूसरे बच्चों को जब देखता है तो बहुत प्लेफुल हो जाता है, बहुत मूड में आ जाता है खेलने के, वो भी खेलने लगता है, कूदने लगता है, इस तरह की बात आ जाती है, इट बिकम्स प्लेफुल। तो याद ये रखना है कि अदर इधर पास्ट टेंस है, इधर भी पास्ट टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इधर ही प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा प्रिंसिपल वर्ब का। नंबर 4 एग्जाम्पल, अब यहाँ देखें एक नई चीज़ हमने यहाँ पर दिया है, और ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है, हो तो गलत नहीं होगा, ध्यान से समझे। आई हैड नो सूनर बिगन, इसमें सब जगह यहाँ पर जो अभी एग्जाम्पल हमने दिया, नियम में बतलाया कि सब्जेक्ट सूनर के बाद ऑक्सिलरी तब सब्जेक्ट, यहाँ उल्टा हो रहा है सिचुएशन, सब्जेक्ट के ठीक बाद ऑक्सिलरी आ जाएगा, अब उसके बाद नो सूनर हो रहा है। अगर ये सिचुएशन है या इस तरह से आपको बोलने का मन है, हम नो सूनर डिड से नहीं बोल के इस तरह भी हम बोल सकते हैं। तो आप देखें कैसे बोलेंगे आप, आई हैड नो सूनर बिगन टू रीड, हैड है V3 होगा, बिगिन बिगैन बिगन, हैड V3, सब्जेक्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। आई हैड नो सूनर बिगन टू रीड, अभी जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया था, व्हेन द फोन रैंग के, मेरी घंटी बज गई। आगे बढ़ें, तो यहाँ व्हेन हम लगाएंगे, याद रहे यहाँ व्हेन लगाएंगे, लेकिन इन हालात में व्हेन कभी नहीं होगा, देन ही लगाएंगे। आगे बढ़िए, नंबर 5 एग्जाम्पल में, नो सूनर हैड आई रिसीव्ड हर कॉल, जैसे ही उसकी का कॉल हमारे पास आया, जैसे ही उसका मोबाइल हमारे पास या फ़ोन आया, देन आई लेफ्ट फॉर होम, मैं घर के लिए चल पड़ा। यानी उसने कहा होगा फ़ोन में कि तुम जल्द से जल्द मेरे घर पर आओ। तो ये आप देखें कितना वाइड रेंज है कन्वर्सेशनल इंग्लिश का, आप चाहें तो इसका बेहतरीन इस्तेमाल कन्वर्सेशनल इंग्लिश में कर सकते हैं। नंबर 6, नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग, बच्चा जैसे ही रोने लगा,
देन हर मदर लिफ्टेड हिम, उसकी माँ ने उसे उठा लिया। नंबर 6 एंड द 6 पॉइंट। नंबर 7 द लास्ट पॉइंट। नंबर 7 द लास्ट पॉइंट। नो सुनर डिड आई गो टू बेड देन आई फेल अस्लीप। जैसे ही मैं बिस्तर पर गया मुझे नींद आ गई। जैसे ही मैं बिस्तर पर गया मुझे नींद आ गई। तो इस तरह के सारे कई एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं और इस वैरायटी में आप अगर सेंटेंस अपना बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। लगभग सारे एरियाज़ को हमने टच कर दिया है, हैड से भी, डिड से भी, डज से भी। और ये बहुत टिपिकल सेंटेंस है जो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हम व्हेन लगाएंगे, लेकिन इन सब में कभी व्हेन नहीं होगा, देन ही होगा। आई होप माई व्यूअर्स एंड रीडर्स you will be greatly benefited by these types of expressions. In my next video I would like to discuss on as soon as, which is very much similar to no sooner did, and I will give you a comparative study on no sooner did and as soon as. Till then, wait for my next video. Dear viewers, here I am with the use of typical words part 3। इस पार्ट 3 में हम आप लोगों को as soon as का यूज़ बताना चाहते हैं। as soon as means जैसे ही। इसके पहले हमने no sooner did के बारे में बताया था, तो आप ध्यान से देखें कि as soon as कैसे यूज़ करते हैं। Number 1, we use as soon as to show that something happens immediately. That means, यानी कोई चीज़ है जो फौरन जो घटना घटने वाली है। We use as soon as to show that something happens immediately. कोई चीज़ बहुत जल्द होने वाली है। जैसे उसका मतलब at the very moment another action is completed. कोई काम हो रहा है, उसके ठीक बाद एक दूसरा काम भी हो रहा है, तो वैसी जगह पर हम as soon as का यूज़ करते हैं। जैसे I shall call you, मैं तुमको फ़ोन करूँगा, ठीक है। as soon as I arrive, जैसे ही मैं पहुँचूँगा। तो दो एक्शंस हो रहे हैं, मेरा घर पर पहुँचना और तुरंत ही उसको कॉल करना। तो ये चीज़ है कि टू शो दैट समथिंग हैपेंस इमीडिएटली, कोई चीज़ तुरंत होती, उसमें वक्त नहीं लगता है, तो ऐसी जगह पर हम एज सुन एज का यूज़ करते हैं। नंबर 2, एज सुन एज एंड नो सूनर डिड आर सिमिलर इन मीनिंग। दोनों बहुत हद तक एक मीनिंग में यूज़ होते हैं, लेकिन बट फिट डिफरेंटली इन टू ए सेंटेंस, लेकिन सेंटेंस में उनकी बनावट अलग अलग है। ये और बात है कि जहाँ हम एज सुन एज यूज़ करते हैं, हम नो सूनर डिड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस में स्ट्रक्चर अलग होगा। जैसे एज सुन एज एंड नो सूनर डिड आर सिमिलर इन मीनिंग बट फिट डिफरेंटली इनटू ए सेंटेंस। As soon as is always followed by immediately by a noun or adjective. जैसे ही as soon as यूज़ करते हैं, उसके ठीक सटे हुए कोई नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा, ये पहचान हुई। या अगर आप सेंटेंस नो सूनर डिड से नहीं बना के एज सुन एज से बनाते हैं, तो एज सुन एज के बाद सटे हुए आपको नाउन या एडजेक्टिव यूज़ करना होगा। जैसे यहाँ देखें, एज सुन एज यू फिनिश डिनर ज्वाइन अस आउटसाइड। यहाँ देखिए एज सुन एज के ठीक बाद ही यू आ गया है, ये प्रोनाउन है। नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को तुरंत इसके बाद इस्तेमाल करेंगे। नंबर ज्वाइन अस आउटसाइड। नंबर 2, कम विजिट एज सुन एज पॉसिबल। जैसे ही मुमकिन हो आओ हम लोग से मिलो। तो एज सुन एज जब आएगा तो या तो उसके सटे हुए नाउन लिखेंगे या प्रोनाउन लिखेंगे या कोई एडजेक्टिव होगा। ये एक बड़ी पहचान हुई, या एक तरीका आपको समझ में आना चाहिए। नंबर C, एज सुन एज द बेल रैंग द स्टूडेंट्स रैन आउट ऑफ द क्लास। जैसे ही घंटी बजी
बच्चे क्लास से बाहर निकल आए। अब आप यहाँ देखें, एज सुन एज के ठीक बाद द बेल है, ये नाउन है, इसका यूज़ हम करते हैं। नो सूनर डिड के साथ कुछ और मामला है जो हम इसके पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तीसरा पॉइंट ये है एज सुन एज के यूज़ का कि एज सुन एज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब क्लॉज। ये एडवर्ब क्लॉज का एक एग्जाम्पल है, विच इज़ ऑफन कॉल्ड ए टाइम क्लॉज। ये हमेशा वक्त को शो करता है, ये टाइम क्लॉज को शो करता है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। नंबर 4, इट इज़ एन एडवर्बियल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसको कहते हैं? एक ऐसा कंजंक्शन जो दूसरे सेंटेंस को, जो उस पर आधारित है, वो उसको मदद करता है। सबऑर्डिनेट उसके बाद आता है। इट इज़ एन एडवर्बियल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम का ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नंबर 5, इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस डिपेंडिंग क्लॉज इन सेंटेंस। आप हमेशा इस चीज़ को देखें कि इसके ऊपर एक दूसरा जो क्लॉज है, जो दूसरा सेंटेंस है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एज सुन एज यू फिनिश डिनर, यही बोल के अगर हम रुकते हैं तो सुनने वाला इस बात की उम्मीद लगा रहा है कि आखिर इसके बाद क्या ही होगा, तो इसी को कहते हैं डिपेंडिंग क्लॉज। ये जो है, ये क्लॉज डिपेंड कर रहा है ये इसके मीनिंग पर कि इसके आगे कुछ जरूर आने वाला है। यही सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ। जॉइन अस आउटसाइड, हमें बाहर को मिलो डिनर ख़त्म करने के बाद। तो 5th पॉइंट ये कहता है कि इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस डिपेंडिंग क्लॉज इन सेंटेंस। जो क्लॉज डिपेंड करता है पहले वाले पर अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, वो भी इसमें इस्तेमाल होता है। नंबर 6 पॉइंट है, वी फाइंड मिनिमम टाइम गैप बिटवीन 2 डिफरेंट एक्शंस। आप देखें कि जैसे ही ये काम हुआ वैसे ही वो हो जाता है। एज सुन एज द रेन स्टार्टेड वी स्टॉप्ड गोइंग। यहाँ आप देखें, आई शैल कॉल यू एज सुन एज आई अराइव, जैसे ही मैं पहुँचूंगा वैसे ही तुमको फ़ोन करूँगा। इसमें टाइम गैप नहीं है, सेकंड भर का भी उसमें फ़र्क नहीं है। एज सुन एज द क्लास टीचर इंटर्ड द रूम द स्टूडेंट्स स्टूड अप। As soon as the speaker came on the dais, all the audience stood up in his respect. ये टाइम गैप इसमें ज़्यादा नहीं है। और 7th पॉइंट है, इट इज़ यूज विथ सिंपल प्रेजेंट। ये भी आप ख्याल रखें, सिंपल प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में जनरली इस्तेमाल होता है टू डिक्लेयर फ्यूचर एक्शन। जो एक्शन अभी हो रहा है वो फ्यूचर में होने वाला है, प्रेजेंट टेंस में इसका फॉर्म ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, एज सुन एज आई रीच्ड स्टेशन, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचूंगा। द ट्रेन, एज सुन एज आई रीच्ड स्टेशन द ट्रेन अराइव, जैसे ही हम स्टेशन में पहुँचे ट्रेन तुरंत आ गई। ठीक है। नंबर बी, एज सुन एज मदर स्कॉल्डेड हर, जैसी माँ ने उसको डांटा। शी एक्सेप्टेड हर मिस्टेक, उसने तुरंत अपनी गलती कबूल कर ली। तो डियर व्यूअर्स, दीज आर द 7 पॉइंट्स with which we make the use of as soon as. In my next video, I will take up some other very typical use of some typical words. Till then, wait for my next video. I hope you will be greatly benefited by this lesson. As you know that I am continuously carrying on with the use of typical words, and today I am going to start part 4. And in this part 4, I am going to discuss and describe and explain very important
words. These are very small words, but they have great meaning in their use. Now let's come here. आप देखें यहाँ पर use of little, a little, the little. सुनने में आप इसको हमेशा इस्तेमाल करते हैं अपने बोलचाल में, लेकिन सही मानों में लिटिल कहाँ लगेगा, अ लिटिल कहाँ बोलेंगे, द लिटिल कहाँ बोलेंगे, ये अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। इसको समझने से पहले आपको हम यहाँ काइंड्स ऑफ नाउन थोड़ी देर के लिए समझें। आप इसको समझने से पहले नाउन के कितने प्रकार हैं। नाउन के जनरली 5 काइंड्स हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कॉमन कलेक्टिव को मिला के काउंटेबल नाउन बनाया गया है और मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट को मिला करके अनकाउंटेबल नाउन बनाया गया है। प्रॉपर नाउन, अभी मेरा सब्जेक्ट क्योंकि नाउन नहीं है इसलिए मैं उसको हाईलाइट नहीं करूँगा, मुझे ये सारी चीज़ें हाईलाइट करनी है। किसी ख़ास व्यक्ति, ख़ास चीज़, ख़ास जगह के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये आप संज्ञा की परिभाषा से भी और नाउन के डेफिनेशन से भी आप जानते हैं। काउंटेबल नाउन का मतलब वो नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, वो तमाम चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे मैंगोज़, जिसका सिंगुलर से प्लुरल हो सके, दो बात है। काउंटेबल नाउन वो हैं जिनको हम गिन सकते हैं और जिनको हम सिंगुलर से प्लुरल कर सकते हैं। आदमी दुनिया में करोड़ों अरबों है लेकिन गिना जा सकता है। लड़कियां कितनी खड़ी हैं उनको हम गिन सकते हैं, लड़के कितने खड़े हैं हम गिन सकते हैं, बच्चे कितने खड़े हैं हम गिन सकते हैं, स्टूडेंट कितने खड़े हैं गिन सकते हैं, कलम कितना भी हो हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो जिसको हम गिन सकते हैं और जिसका सिंगुलर और से प्लुरल बनता हो उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन जिसको कहते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे बोरियां चावल की अगर रखी गई हैं तो बोरियां तो गिनी जा सकती हैं लेकिन चावल नहीं गिना जा सकता है। टीना घी रखा हुआ है, तेल रखा हुआ है, रिफाइन तेल रखा हुआ है, तो टीना गिन सकते हैं लेकिन तेल और रिफाइन तेल और कड़वा तेल, सरसों तेल गिन नहीं सकते हैं। आटा अगर बोरे में भरा हुआ है तो बोरियां गिन सकते हैं मगर आटा नहीं गिन सकते हैं। तो दो बात समझे हम। अनकाउंटेबल नाउन किसको कहते हैं? जिनको हम गिन भी नहीं सकते हैं प्लस उनका सिंगुलर से प्लुरल नहीं होता है। तो अब इसको जब जान जाएंगे आप तब ये अ लिटिल को समझना आसान हो जाएगा। अ लिटिल, अ लिटिल, अ द लिटिल, ये तीनों जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होंगे, ये याद रखें आप। इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होगा। इसीलिए मुझे ये पढ़ाना, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कॉमन कलेक्टिव को मिलाकर के काउंटेबल नाउन बना, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट को मिलाकर के अनकाउंटेबल नाउन बना। तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही यूज़ होते हैं। इसके बाद जो ब्रांच मैं पढ़ाऊँगा फ्यू का यूज़, तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होंगे। तो अनकाउंटेबल, काउंटेबल आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया, तब आप इसको आराम से समझेंगे। अब आइए यूज़ ऑफ लिटिल, यूज़ ऑफ लिटिल। अब मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ लिटिल, मैं लिटिल नहीं बोल रहा हूँ, इसको भी आप ध्यान से समझें। इट इज़ प्रोनाउंस लिटिल, मिडल होता है, MIDDLE, इट इज़ नॉट मिडिल, इट इज़ मिडल, इट इज़ लिटिल। नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट। लिटिल का यहाँ पर मीनिंग ये है ऑलमोस्ट नथिंग, नॉट मच। लिटिल का क्या मतलब हुआ? बहुत ही कम, नहीं के बराबर। एक पॉइंट इसका मीनिंग हुआ। दूसरी चीज़, ये यूज़ कैसे होता है? इट इज़ यूज इन निगेटिव सेंस। इसको
हमेशा निगेटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी के पास कोई चीज़ नहीं है तो नगण्य मान के चलते हैं, नहीं ही के मान करके चलना, यानी निगेटिव सेंस जा रहा वहाँ, वो आप कहने के लिए है मगर नहीं है, इस सेंस में लिटिल का यूज़ होता है, ये आप ध्यान रख रहे हैं। नंबर 2, it is used in negative sense. Number 2, we can use very little instead of little. little कहने की जगह पर हम very little भी कह सकते हैं। तो अब एग्जाम्पल में आप समझें, he has little money, उसके पास बहुत थोड़ा पैसा है, लेकिन वो इतने पैसे की यहाँ पर इशारा या बात कही जा रही है जो नहीं के बराबर ही मान लें आप। खाली कहने के लिए है कि पैसा है मगर नहीं ही मान के चले, इसलिए ये नहीं के बराबर के सेंस में लिटिल यूज होता है। नंबर बी, हिज टीचर गेव हिम लिटिल टाइम टू आंसर, उसके शिक्षक ने उसे आंसर करने के लिए लिटिल टाइम दिया, यानी नहीं के बराबर अगर कोई टाइम दिया गया है तो वहाँ लिटिल वर्ड यूज करेंगे, ये आप समझे। नंबर सी, आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ संस्कृत, मेरे पास संस्कृत का नॉलेज ऐसा ही है जैसे कि नहीं के बराबर ही आप समझे, कटर मटर सुन कर के कुछ हम काम चला लेते हैं, तो वो सेंस में यहाँ पर लिटिल है। लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग, ये मुहावरा है कि जो है लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग, ये नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान, तो ये है लिटिल का यूज़। वी हैव लिटिल टाइम टू थिंक ऑफ द सोल्यूशन, हमारे पास बहुत नहीं के बराबर समय है इस सोल्यूशन के लिए सोचने का। तो लिटिल का यूज़ कहाँ होगा? जहाँ नहीं के बराबर आपका सेंस जा रहा है तो हम वहाँ लिटिल यूज़ करेंगे। नंबर 2, यूज़ ऑफ अ लिटिल। अ लिटिल का मतलब अ स्मॉल अमाउंट, सम, यहाँ पर कुछ है, नगण्य नहीं है, यानी थोड़ा सा, थोड़ी सी। इट इज़ यूज इन पॉजिटिव सेंस, यहाँ एक्सेप्टेंस है, यहाँ ध्यान में बोलने वाले के कि कुछ है इसके पास, और लिटिल में है ही नहीं, बस हम कह रहे हैं नहीं के बराबर गिनती है। तो दोनों का डिफरेंस आप समझ जाएं, या कैसे यूज़ करेंगे, किस मौके पर करेंगे, इस बात को बहुत क्लियर कट बयान कर रहे हैं, तो आप समझ जरूर जाएंगे। अ लिटिल, अ स्मॉल अमाउंट, सम, यानी बहुत थोड़ा, थोड़ा सा, थोड़ी सी। इट इज़ यूज इन पॉजिटिव सेंस, मतलब कहने वाला रख रहा है कि हाँ है, थोड़ा बहुत है, ये एक्सेप्टेंस है, तो ये पॉजिटिव सेंस में है। नंबर 2, वी कैन यूज़ अ वेरी लिटिल इंस्टेड ऑफ अ लिटिल, अ लिटिल की जगह पर हम अ वेरी लिटिल भी बोल सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट है इसमें, इट इज़ यूज टू इंडिकेट दैट देयर इज़ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, इसके इस्तेमाल वहाँ करेंगे, अ लिटिल वहाँ बोलेंगे जहाँ हम थोड़ा बहुत कुछ तो है उसके पास, ये कल्पना जा रही है, ये इशारा जा रहा है, तो हम अ लिटिल यूज़ करेंगे। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड एंड नाउ इट मस्ट बी more clear after these examples. She has a little money, उसके पास थोड़ा सा पैसा है पैसा, यहाँ की तरह नहीं के बराबर नहीं है, थोड़ा है। You need a little support to rise, आपको थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है अगर आपको आगे बढ़ना है, तो थोड़ा सपोर्ट देने से आप आगे बढ़ जाएंगे। To success, you need a little support to rise to success, कामयाबी हासिल करने के लिए किसी आदमी के साथ ऐसा होता है ज़िंदगी में कि एक पुश एंड पुल चाहिए, वो आदमी कहाँ से कहाँ निकल जाता है। My mother saves a little money every month, मेरी माँ हर महीने थोड़ा सा पैसा बचाती है, ये a little। और नंबर D, serve them a little sugar, serve them a little sugar, this is also the pronunciation is
H is not here, but you pronounce SH sound must come. Sugar it is and not sugar. So, उन लोगों को थोड़ा चीनी आप दे दें. A little. Kamla has a little fever. कमला को थोड़ा बुखार है. My dear readers, viewers, the use of little, a little in a nutshell is that here the sense is, though it is expressing, but it is in the negative sense and it shows that नहीं के बराबर कोई चीज़ है. और यहाँ पॉजिटिव सेंस है, कुछ तो है. तो ये है a little. नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो द लिटिल पार्ट है उसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू बताएंगे. तो उस वो अनकाउंटेबल नाउन इसके साथ है और वहाँ काउंटेबल नाउन होगा. होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इससे आपको नॉलेज मिलेगा. डियर व्यूअर्स, आई हैव जस्ट फिनिश्ड पार्ट 4 एंड आई एम हियर विद द पार्ट 5 ऑफ यूज़ ऑफ टिपिकल वर्ड्स. In my last video, I had discussed about little, a little, the little. Now I am going to explain you the use of few, a few, the few. इस क्लास में मैं few, a few और the few का यूज़ सिखा रहा हूँ. इसके पहले हमने बात किया अ लिटिल, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का. तो आप ध्यान से देखें, इसके पहले कि हम फ्यू को एक्सप्लेन करें, आपको ये जानना ज़रूरी है कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं. काइंड्स ऑफ नाउन जानना ज़रूरी है. जनरली नाउन के 5 काइंड्स हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इन पांचों को मिला करके 3 नाउन बनाए गए हैं, जिनमें प्रॉपर नाउन, इन दोनों को मिलाकर कॉमन और कलेक्टिव को मिलाकर काउंटेबल नाउन बनाया गया और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को मिला करके अनकाउंटेबल नाउन बनाया गया. इसके पहले वाले क्लास में जहाँ लिटिल का यूज़ सिखलाए थे, वहाँ हमने बताया था कि ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होगा. यहाँ पर फ्यू और अ फ्यू, द फ्यू, ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होंगे. काउंटेबल नाउन जैसा कि आप जानते हैं, वो नाउन जिनको हम गिन सकते हैं एक, और दूसरा जिनको सिंगुलर से हम प्लुरल कर सकते हैं, उनको काउंटेबल नाउन कहते हैं. तो ये काउंटेबल नाउन के साथ ही फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूज़ होता है. मीनिंग के लिहाज से जो मीनिंग लिटिल का है वही मीनिंग फ्यू का है. जो मीनिंग अ लिटिल का है वही मीनिंग अ फ्यू का है. जो मीनिंग द फ्यू, द लिटिल का है वो द फ्यू का है. लेकिन यूज़ डिफरेंस है, ये काउंटेबल के साथ और वो लिटिल अनकाउंटेबल के साथ. अब आप यहाँ पर आए. यूज़ ऑफ फ्यू, क्या मतलब? फ्यू का इस्तेमाल हम कहाँ कहते हैं? किस फ्यू का माने क्या होता है? हार्डली एनी, नॉट मेनी, यानी बहुत ही कम, नहीं के बराबर. ठीक यही मीनिंग था लिटिल का. वहाँ वो अनकाउंटेबल के साथ, ये काउंटेबल के साथ. यानी यहाँ पर इट इज़ यूज्ड इन निगेटिव सेंस. इस फ्यू का निगेटिव मीनिंग लिया जाता है, यानी ये मान के चला जाता है कि कहने के लिए उसके पास कुछ है, वो मानो तो नहीं के बराबर ही समझिए आप. तो एक तो निगेटिव सेंस में यूज़ होता है. दूसरा, वी कैन यूज़ वेरी फ्यू इंस्टेड ऑफ फ्यू. फ्यू की जगह पर हम वेरी फ्यू भी यूज़ कर सकते हैं. तीसरा पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल और थिंग दैट आर हार्डली एनी. यानी हम ऐसे नंबर ऑफ पीपल, पर्सन, थिंग की बात कर रहे हैं जो गिनती में
नहीं के बराबर ही समझिए उसको। तो ऐसा सेंस जहाँ होगा वहाँ फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। एक पॉइंट और क्लियर कर दें, आप देखें यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड है अ, छोटा सा वर्ड है ये दी। जब आर्टिकल हमने पढ़ाया था आपको बताया था कि ये ए, एन और दी देखने में बहुत छोटे हैं मगर बहुत डेंजरस यूज़ है इनका। आप सोचिए कि ये फ्यू वर्ड है तीनों, सिर्फ ए लग के मीनिंग चेंज कर दे रहा है, दी लग के मीनिंग चेंज हो जा रहा है। तो आप आर्टिकल का कितना ज़बरदस्त यूज़ है ये भी आप समझें। तो अगर आप आर्टिकल डिटेल में समझना है तो मैंने आर्टिकल ब्रांच पढ़ा दिया, आप उसको भी आप देख सकते हैं। लेट अस कम टू द पॉइंट। अब इस हिसाब से आप देखें तो एग्जाम्पल हो गया शी हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, उसके पास कुछ दोस्त हैं, यानी इतने कम दोस्त हैं कि नहीं के मान के बराबर, चलिए वो कहने के लिए दोस्त हैं। वेरी फ्यू टाइगर्स वर सीन इन द जू, बहुत कम बाघ चिड़ियाखाने में देखने में मिले, नहीं के बराबर ही। उसी तरह नंबर सी, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द असेंबली, असेंबली में बहुत कम स्टूडेंट्स आए हुए थे। तो ये हुआ नगण्य सेंस में है, निगेटिव सेंस में है, नहीं के बराबर के सेंस में। अब ऑफ यू में आइए। ऑफ यू का यूज़ क्या है? अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपुल और थिंग, इसमें कुछ है, थोड़ा सा, थोड़ी सी, इसमें कुछ है, यानी यहाँ एक्सेप्टेंस है कि कुछ है। जैसे इट इज़ यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस, ये निगेटिव सेंस में है, ये पॉजिटिव सेंस में है। यहाँ दिमाग में कहने वाले कि जब कुछ किसी के पास है तब उसको हम ऑफ यू का यूज़ करेंगे। बहुत बारीकी से इस चीज़ को समझें। स्पोकन इंग्लिश में बहुत इस्तेमाल होता है। प्लस जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में है ऐसे ऐसे सेंटेंस दिए जाएंगे जहां आप गड़बड़ा सकते हैं, गलती कर सकते हैं। तो इसको आप ध्यान से सुने। इट इज़ यूज इन पॉजिटिव सेंस, नंबर एक पॉइंट, इट इज़ यूज टू इंडिकेट ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपुल और थिंग बट नॉट मैनी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से हैं मगर एक्सेप्टेंस है कि है, कुछ ना कुछ है। इस लिहाज से एग्जाम्पल हुआ, वी कैन नॉट एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड इन ए फ्यू वर्ड्स, हम आपसे इतने एहसानमंद हैं कि हम कुछ चंद लफ्ज़ों में आपके एहसानात को नहीं बोल सकते हैं। हम इतने कृतज्ञ हैं आपसे कि हम अपनी कृतज्ञता को चंद शब्दों में बयान नहीं कर सकते। नंबर बी, अ फ्यू पैसेंजर्स वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में कुछ पैसेंजर इंजर्ड हुए। अगर यहाँ फ्यू लगा दिया जाता तो नहीं के बराबर इंजर्ड हुए, यहाँ एक्सेप्टेंस है कि कुछ हुए हैं, कुछ इंजर्ड हुए हैं। नंबर सी, आई कैन स्वेयर आई कैन आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस, मैं कुछ सवालों का जवाब दे सकता हूँ, सारे का तो नहीं दे सकते हैं मगर कुछ सवालों का जवाब हम दे सकते हैं। तो ये है पॉजिटिव सेंस। और नंबर डी, देयर वर अ फ्यू नॉटी चिल्ड्रेन इन द क्लास, क्लास में कुछ शरारती बच्चे थे। कहने का मतलब ये हुआ कि लिटिल और फ्यू मीनिंग के लिहाज से दोनों सेम है। अ फ्यू, अ लिटिल मीनिंग के लिहाज से सेम है। द लिटिल, द फ्यू मीनिंग के लिहाज से सेम है। यूज़ में फ़र्क ये है कि अ लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होगा और ये ग्रुप फ्यू वाला काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होगा। तो आई होप कि यू माइट हैव अंडरस्टूड व्हाट द आइडिया बिहाइंड माई ऑल डिस्कशन इज़। आई होप इट विल गिव यू comprehensive knowledge on this type of typical use of words. Dear viewers, this is going to be the last part in connection with use of typical words, part 6. From part 1 to 5, I have explained the use of little or little, few or few. Now, this is going to be the last part in this connection,
and I had told you in the beginning that for better understanding you have to learn the parts of nouns first. कहने का मतलब ये हुआ कि ये आखिरी ब्रांच है इस सेंस में जो हम टिपिकल यूज़ ऑफ वर्ड्स पढ़ा रहे थे, और उसमें लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू का यूज़ सिखला रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि नाउन के 5 काइंड्स हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो प्रॉपर नाउन तो अपनी जगह पर है, जो ख़ास जगह, ख़ास चीज़, ख़ास आदमी के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। लेकिन कॉमन और कलेक्टिव को मिला करके काउंटेबल नाउन बनाया गया, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिला करके अनकाउंटेबल नाउन बनाया गया। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि काउंटेबल नाउन वो नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, प्लस जिसको हम सिंगुलर से प्लुरल कर सकते हैं। जैसे पेन कितना भी हो हम गिन सकते हैं, चावल की बोरियां कितनी ही हो गिन सकते हैं, तेल के टीने कितने ही हो गिन सकते हैं, इंसान कितना भी खड़ा है गिना जा सकता है, पूरे हिंदुस्तान की आबादी गिनी जा सकती है। लेकिन कलम की रोशनाई को हम नहीं गिन सकते हैं, बोरे के चावल को नहीं गिन सकते हैं, आटा को नहीं गिन सकते हैं, तेल को नहीं गिन सकते। तो ये मटेरियल नाउन हो गया, और ये है अनकाउंटेबल नाउन जो सिंगुलर से प्लुरल भी नहीं हो सकते हैं। तो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होंगे, जबकि फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होंगे। तो अब आइए लास्ट ब्रांच, यूज़ ऑफ द लिटिल। इसका माने क्या है? अ स्मॉल अमाउंट बट ऑल दैट इज दैट, जो थोड़ा है वह सब मात्रा में। लिटिल का मतलब नहीं के बराबर, उसको नहीं ही मान के चले, और लिटिल थोड़ा है, वहाँ पर पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आता है। और यहाँ द लिटिल का मतलब हुआ जो कुछ भी थोड़ा बहुत है, ये सेंस है। तो इस सेंस में द लिटिल इज यूज्ड टू इंडिकेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग बट ऑल दैट इज देयर, जो है सब यही इतना है। जैसे he spent the little money he had in his daughter's marriage, उसके पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा था अपने बच्ची की शादी में खर्च कर दिया। उसके पास जो कुछ भी थोड़ा पैसा था वो बीमारी में खर्च कर दिया, वो बच्चे की पढ़ाई में खर्च कर दिया, वो उसको एडमिशन दिलाने में खर्च कर दिया, वो वहाँ जाने में, ज़मीन खरीदने में खर्च कर दिया। वो दो छोटा बहुत जो भी उसके पास पैसा था, ये सेंस में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपका अगर सेंस है, तो वहाँ हम द लिटिल का यूज़ करेंगे। थोड़ा बहुत भी जो पानी गिलास में बचा हुआ था उसने पी लिया, ही ड्रैंक द लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर दैट वाज देयर, ही ड्रैंक। तो ये है वहाँ पर सेंस। उसी तरह से अब दूसरा है, गिव मी द लिटिल शुगर यू हैव, आपके पास जो कुछ भी चीनी बची हुई है वो हमको कम से कम दे दे आप, जो भी है। तो ये सेंस में अगर इस्तेमाल है, और ये सेंस अगर है, तो हम द लिटिल का यूज़ करते हैं। द लिटिल ग्रेन दैट ही हैड वाज स्पॉइल्ड इन द रेन, जो कुछ भी अनाज उसके पास बचा हुआ था, थोड़ा बहुत खा पी करके जैसे भी, वो बरसात में, बारिश में ख़त्म हो गया। तो ये है सेंस द लिटिल का। द लिटिल कहाँ यूज होगा?
अ लिटिल, लिटिल निगेटिव मीनिंग देता है, अ लिटिल पॉजिटिव देता है जो परिकल्पना करता है कि थोड़ा बहुत है, और द लिटिल जो है सब यही इतना है, ये सेंस में द लिटिल यूज़ होता है। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि अनकाउंटेबल ये के नाउन के साथ इस्तेमाल होगा। अब आइए काउंटेबल नाउन के साथ हम फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू लगाते हैं। तो अब आप देखें यहाँ इन दोनों का मीनिंग एक है, जो मीनिंग द लिटिल का है वही मीनिंग द फ्यू का है। फ़र्क इतना है कि ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, यही इतना फ़र्क है। यूज ऑफ द फ्यू, जो थोड़ा है वह सब, अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपुल और थिंग बट ऑल दैट इज देयर। आदमी, यहाँ पर जैसा कि हमने कहा कि ये काउंटेबल नाउन है, जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, जो है, जो भी चीज़ें हैं, बस वो ही पर बात हो रही है। जैसे द फ्यू इज यूज टू इंडिकेट अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपुल और थिंग बट ऑल दैट इज देयर, जो है सब यही इतना है, यही इतने लोग हैं जो हमारे पार्टी में अब रह गए हैं, बाकी पार्टी के लोग छोड़ के चले गए हैं, ये सेंस है। यही इतने स्टूडेंट बचे हैं, बाकी सब जो है कि नहीं इतने आए हैं, बाकी बरसात की वजह से नहीं आए हैं। तो ये सेंस में आप द फ्यू का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखें आप, द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़ आर इंटेलिजेंट, जो भी इसके पास दोस्त हैं कम बेश सब इंटेलिजेंट हैं। द फायर डिस्ट्रॉयड द फ्यू क्लॉथ्स ही हैड, जो भी उसके पास कपड़े बचे हुए थे आग ने सब उसको बर्बाद कर दिया, जला दिया, ये है सेंस। द फ्यू एप्पल्स शी हैड वर फाउंड रॉटेन, जो भी थोड़ा बहुत उसके पास सेब बचे हुए थे वो सब सड़ गए। तो ये सेंस है, जो भी थोड़ा बहुत। इस सेंस में अगर आप स्पोकन इंग्लिश में कहीं बात कर रहे हैं या कहीं कोई सेंटेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है तो आप घबराएंगे नहीं, वहाँ क्या लगाना है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, सब चॉइस में रहेगा, नन ऑफ दीज भी रहेगा। तो आप सेंटेंस पर आप ध्यान से देंगे। और आखिरी एग्जाम्पल, द फ्यू पेजेस इन माई कॉपी आई हैड, जो भी मेरे कॉपी में थोड़ा बहुत पेज बचा हुआ था वो क्या हुआ, वह टॉर्न बाय माई चाइल्ड, उसको मेरे बच्चे ने फाड़ दिया। तो ये है यूज द लिटिल, द फ्यू का। डियर व्यूअर्स, आई हैव comprehensively talked in detail about the use of these typical words. I hope you must have been benefited and must be benefited. Like, share and subscribe my channel and wait for my next video on some very important topic. Thank you so much indeed.